हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पिछले छोटी सी क्लास के अंदर आपको अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों के बारे में पता चला होगा। आज हम अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों का तुलना करेंगे। चलो मैं एक बार फटाक से आपको पिछली कक्षा का रिवीजन करवा दूं ताकि पता रहे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हमने देखे थे मुख्य रूप से क्षेत्र के आधार पर। हमने देखे तीन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों के बारे में हमने विधिवत रूप से ठीक से पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे संगठित और असंगठित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के बारे में। अच्छा, जो लोग सीधी ये वाली सॉरी ये वाली क्लास सीधी देख रहे हैं वो लोग एक बार पीछे की जो 20 मिनट की क्लास है उसको ठीक से देखें तो ये पूरी क्लास ठीक से समझ में आएगी। अन्यथा मूवी जब बीच में से देखना शुरू करते हैं तो समझ में भी नहीं आती, इंटरेस्ट भी ठीक से नहीं आता। ठीक उसी प्रकार ये भी सिस्टम है कि चैप्टर को शुरू से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्लीज शुरू से पढ़ें। जब भी पढ़ें, जरूरी नहीं है कि मैं ये भी नहीं कहता कि वीडियो शुरू से देखें। अब जब भी पढ़े तो चैप्टर शुरू से अंत तक पढ़े ताकि चीजें सारी स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखा था कि प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, हमने पहले देख लिया इसको। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो वह क्षेत्र जिसमें विनिर्माण प्रणाली से अन्य रूपों में रूपांतरित किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। यह भी हमने देख लिया है। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से अलग वाली ये वस्तुएं भी देख ली है, मुझे नहीं लगता इस पर डिस्कस किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे द्वितीय क्षेत्र के बारे में। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक, अच्छा जूम किया जाएगा, ये लो, अब तो दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र की विधियों के लिए सहायता प्राप्त की जाती है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। यदि मैं ठीक से वापस पढ़ूं तो एक बार, वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के लिए पहले क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जो काम होता है उनकी सहायता के लिए जो गतिविधियां होती है वह द्वितीय क्षेत्र के अंदर आती है। जिसका भी हमने देख लिया था कि परिवहन, जैसे कि ट्रक हो गया, टेलीफोन हो गया, संचार हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये सारी कहने के तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है। और मार्केट के अंदर जो सर्विस अवेलेबल करवाते हैं, सेवा देते हैं, जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, धोबी, नाई, मोची, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, कुछ भी। साथ ही साथ आपका इंटरनेट कैफे हो गया, एटीएम सेंटर हो गया, कॉल सेंटर हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, सारी की सारी कहीं ना कहीं हमारे व्यापार करने के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए सहायता देती है बाहर से। ये भी सेवा क्षेत्र के अंदर आती है। अब हम तीनों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छी क्वालिटी का जॉब आज देता है, कौन सा सेक्टर पहले जॉब देता था, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा धन संलग्न है, कौन से सेक्टर में धन कम है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है, कौन से सेक्टर में रोजगार की उपलब्धता अच्छी है। इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे इन तीनों सेक्टरों की तुलना के आधार पर। चलिए फिर करते ही हैं। इससे पहले तक का हम भी उस 20 मिनट की कक्षा में ठीक से पढ़ चुके हैं, आप वो देखिएगा। अब हम तीनों क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, एक एक की बात करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रदान होते हैं। कोई भी मान लीजिए ये अर्थव्यवस्था है, एक अर्थव्यवस्था का दायरा है। उस अर्थव्यवस्था के अंदर हम मान लेते हैं कि 60% तो, या फिर मैं कहूं 105% है। ये 360 का एंगल हो गया, चलो कोई नहीं, 360 से समझ लेते हैं। कोई एक घेरा जो 360 डिग्री का है, उसमें हम मानते हैं कि 120 डिग्री वाले इस एरिया के अंदर तो उत्पादन होता है फैक्ट्रियों का वगैरह का। साथ ही साथ जो पीछे बच गया है वो रोजगार देता है, सेवा क्षेत्र है एक तरह का। ये दोनों मिलकर के, इसके अलावा भी भारत के अंदर तो तृतीय है जिसे हम उत्पादन या कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ये लो, तीन अलग अलग सेक्टर हो गए, तीनों का अलग अलग अपना दायरा है।
इस आधार पर हम देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। किस आधार पर बांटा जाता है कि वह उत्पादन किस किस वस्तु का करता है और किस किस टेक्नोलॉजी बेस के आधार पर करता है, वह रोजगार कितना दे पाता है। इस आधार पर हम यह तय करते हैं कि कितने सेक्टरों में बांटे। उसमें प्रधान सेक्टर, प्रधान क्षेत्रक का अर्थ होता है वह क्षेत्र जो तीनों क्षेत्रकों में सबसे महत्वपूर्ण हो, रोजगार देने में भी, धन के संलग्नता में, निवेश के बारे में, इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी, और अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। जैसे वर्तमान में हमने देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आपका क्या अनुमान है, सबसे ज्यादा यदि कोई क्षेत्र है तो जिसके रोजगार सबसे ज्यादा है तो वह प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र जिसे तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यह भी। परंतु सबसे ज्यादा यदि कहीं से उत्पादन होता है तो वह द्वितीयक क्षेत्र से होता है। कहने का मतलब यह है कि आगे हम इस पार्ट में यह पढ़ेंगे कि कौन सा सेक्टर प्रधान है। प्रधान माने मुख्य कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, सबसे ज्यादा धन भी देता है। अब चलिए इसके एक एक की पोस्टमार्टम हम करते हैं। चलिए ठीक है, जूम तो वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्या के योग करने के स्थान पर उनके मूल्यों का योग किया जाता है। जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडियो कितने में बना है। आखिर मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा पैनल लगा हुआ है, दोनों साइड यहाँ पर लैपटॉप लगे हुए हैं, मेरे पास माइक भी है, पीछे पैनल भी लगा हुआ है, पूरा एकदम लाइट का सेटअप लगा हुआ है। हम ऐसे तो गणना थोड़ी ना करेंगे कि भाई एक कैमरा हो गया, 3 लैपटॉप हो गए, एक पैनल हो गया, एक ये वाला पैनल हो गया, एक ये माइक हो गया, ये इतनी सारी लाइटें होगी। ऐसे गिनने से तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हम इसके स्थान पर क्या करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनका मूल्य क्या है। जैसे हम ये देख लेंगे इस पैनल का मूल्य कितना है, लैपटॉप के प्राइस कितने हैं, कैमरे का कितना है, और भी वस्तुएं जो इसके अंदर है। फिर हमें ऑल ओवर उनके मूल्य के, उसके वैल्यू का जब हम टोटल करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके जैसे कि 10 लाख हो जाते हैं। तो हम उसके आधार पर यह देख लेते हैं कि वह वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या है। पैसे जोड़े जाते हैं, न कि उन वस्तुओं की संख्या जोड़ी जाती है। जैसे आपके उधर भी देख लीजिए, आपके बैग के अंदर खूब सारी चीजें होती है। आपके नोटबुक है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, वाटर बॉटल है, टिफिन है, और भी खूब सारी चीजें हो सकती है। आप एक एक दौड़ने के बाद कोई आपसे पूछे कि बताओ आपका बैग कितना का है, तो आप उनका मूल्य बता देंगे टोटल की। इतने की बुक है, इतने की ये बुक है, इतने का पेंसिल है, इतने के पेन है, इतने का वाटर बॉटल है, इतने का टिफिन, ऐसे करके टोटल करके हम पता करते हैं कि हमारे इसका मूल्य ये है। ठीक उसी प्रकार से पूरे देश के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी एक अलग पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर कोई वस्तुओं का मूल्य देखना हो तो वस्तुएं न जोड़ करके उनके समस्त अलग अलग मूल्य का निर्धारण करके उनको जोड़ा जाता है। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं, उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वस्तु बेची जाए और उसकी वापस, यहां पर उसका थोड़ा सा अच्छा उदाहरण भी दिया गया, हम उसका भी पोस्टमार्टम यहां पर करेंगे। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। यहां पर एक शब्द आ रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए, केवल अंतिम वस्तु। इसका क्या अर्थ है, देखिए एग्जाम्पल समझिए, आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। क्या हो गया भाई इसको, जैसे अंतिम वस्तु, यदि मान लीजिए एक किसान है, वह क्या करता है, 8 रुपए किलो गेहूं बेचता होगा मान लीजिए। हालांकि गेहूं की रेट तो इतनी नहीं है, आजकल तो 35 है, 35 रुपए केजी है, पर किताब वाले ने जैसा एग्जाम्पल लिखा है हम उसी के आधार पर चलते हैं। वह 8 रुपए, यहां पर मैं एक एक जोड़ता हूं, चलिए
ये 8 रुपए किसान ने दे दिया। उसने उस किसान ने आटा किसको सॉरी गेहूं किसको दिया? आटे के चक्की वाले को दियो। अब उस चक्की वाले ने उस गेहूं को पिसा और पिसाई करने के बाद उस गेहूं को उसने किसको बेच दिया? बिस्किट वाले को बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया साहब? उसने 10 रुपए में बेच दिया। चलो हमने ये भी इंक्लूड कर लिया। अब ये इस बिस्कुट वाले कंपनी ने क्या किया, अपने इस एक एक केजी को 10 रुपए में खरीदा। अब उस एक केजी से उसने कितने रुपए बनाए उसकी बात हम करते हैं यहां पर। तो कंपनी ने छोटे छोटे 1 केजी के बिस्किट के पैकेट बनाए। कितने पैकेट बनाए उस कंपनी ने? उस कंपनी ने पैकेट बनाए 15 और एक को बेचा 4 रुपए के अंदर। या फिर ये मान लो कि 15 रुपए में एक पैकेट बेचा और उसने 4 पैकेट बनाए, 4 ही मान लेते हम तो उसने कितने में बेचा? कंपनी ने टोटल 60 रुपए के अंदर उसको बेचा। यही होगा। अब इसकी टोटलिंग की जाए, हम कहते हैं कि अलग अलग वस्तुएं केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का गणना ही अंतिम की क्यों, केवल 60 का ही क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि इस 60 के अंदर 8 भी आ गया और 10 भी आ गया। यदि इन तीनों को मैं अलग अलग जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा ना। जबकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 60 आ रही है। तो इसके अंदर ये जो 18 रुपए का डुप्लीकेशन हुआ है, 18 रुपए डबल जुड़ गए हैं, ये नहीं जुड़ते जब हम अंतिम वस्तु का मूल्य लेते हैं। यदि इसके स्थान पर हम अलग अलग वस्तुएं, उत्पादित और बेची गई वस्तुओं का गणना आवश्यक नहीं, अलग अलग नहीं कर सकते प्रत्येक वस्तु का, यानी प्रत्येक के स्थान पर यहां पर क्या है, गेहूं का भी हम अलग करते, आटे चक्की के आटे का हम अलग से करते, इन दोनों का जो अलग से करते तो ये 18 रुपए डबल हो गया ना। जबकि ये 18 रुपए तो इससे 60 रुपए में पहले से ही जुड़ चुका है। इसीलिए किसी भी वस्तु का गणना करने के लिए, सेवाओं की गणना करने के लिए केवल अंतिम वस्तुएं ही जोड़ी जाती है, न कि इसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या हुआ वो कतई नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मूल्य के अंदर डुप्लीकेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा बार बार हो जाएगी चीजें। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या? चले अब आगे। अतः बिस्किट ही अंतिम वस्तु का उत्पादन है। हमें भी पता चल गया, हमने अभी देख लिया कि बिस्किट ही क्या है, अंतिम वस्तु उत्पादन है। वह जो वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती है, हम उस वस्तु के मूल्य की गणना करते हैं ताकि हमें उसके अंतिम मूल्य का पता चल सके। इसके आधार पर हम यह देखेंगे कि तीनों सेक्टर किस तरह से काम करते हैं और उनके काम करने के तरीकों के आधार पर, रोजगार उपलब्ध करवाने के आधार पर, धन के आधार पर यह तय करेंगे कि कौन सा सेक्टर प्रधान है, मुख्य है, तथा दूसरा कौन सा सेक्टर गौण है, तीनों की तुलनात्मक अध्ययन के अंदर। उपभोक्ता अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। जैसा हमने देखा कि भाई 8 रुपए का तो गेहूं, 10 रुपए उसमें आटा, तो इसके अंदर पिसाई वाला कितना रुपए लगा? 2 रुपए ही तो लगा, पर 2 उसका खर्चा आ गया। 8 का तो पहले से ही गेहूं था, इसको 2 क्यों जोड़ा जाए? भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई डबल जोड़ लेंगे इसके अंदर। अब जब ये 10 रुपए वाला आटा फैक्ट्री के अंदर गया बिस्किट बनाने वाली, तो उसने इस 10 रुपए के 1 केजी के आटे से 4 अलग अलग पैकेट बनाए और एक पैकेट का मूल्य रखा 15 रुपए। तो टोटल उसने पेमेंट कितना बना लिया? 60 रुपए। पर इसे 60 रुपए 10 से 50 रुपए जो उसने वैल्यू ऐड की है, वह भी तो इसके साथ 50 रुपए की वैल्यू इसने ऐड की, तथा 10 रुपए का इसको रॉ मटेरियल कच्चा माल मिल गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि अंतिम वस्तु को ही जोड़ा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी किसे कहते हैं? दिख तो रहा है आराम से, है ना? कभी प्रॉब्लम आ जाए करे तो कमेंट करके बता दिया करो तुम तो। एकदम पहले शांति से समझते हैं, फिर यहां क्या लिखा है उसकी बात करते हैं। मैं आपके घर की बात करता हूं, आपके घर के जीडीपी की बात ही करता हूं कि मान लीजिए कि आपके घर के अंदर एक कोई छोटी सी दुकान है, वो घर के मम्मी और भैया भी चला लिया करते हैं, पापा कहीं बाहर जॉब करते हैं आसपास के
इलाकों में शाम को वो भी घर आ जाया करते। तो पूरे साल भर के अंदर आपके पापा ने कितना कमाया, साथ ही साथ आपने उस दुकान के व्यापार से कितना कमाया, मूल्य के आधार पर हम यह तय करेंगे कि पूरे साल के अंदर जितना कमाया है वही उस घर की जीडीपी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देश के बारे में इसकी बात हम करते हैं। तो यदि साधारण शब्दों में इसको समझे तो किसी विशेष वर्ष में, एक वर्ष की बात हो रही है यहाँ, प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, प्रत्येक कौन कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं, ध्यान रखना, जैसा कि यहाँ पर अंतिम वस्तु हमारे लिए बिस्किट आ रही है, न कि गेहूं और आटा, तो उसी प्रकार मार्केट के अंदर उपभोक्ता तक जो वस्तु जाती है वह वस्तु अंतिम वस्तु होती है। तो उत्पादित कौन से सेक्टर, तीनों सेक्टरों के अंदर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के अंदर, तीनों क्षेत्रों के अंदर जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादन की कौन सी, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों सेक्टरों का अंतिम मूल्य और सेवाओं का अंतिम मूल्य टोटलिंग की जाए तो वही उन तीनों क्षेत्रों की टोटलिंग ही उस देश की जीडीपी होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। मान लीजिए हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर मान लीजिए कि भारत के अंदर कृषि उत्पादन होता है 33 लाख करोड़ रुपए का, एक सीजन का, एक साल का मान लेते हैं। हम देखते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र के अंदर एक साल का प्रोडक्शन होता है 52 लाख करोड़ रुपए, और तृतीयक क्षेत्र के अंदर, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, उसका उत्पादन होता है 35 लाख करोड़ रुपए। इन तीनों को यदि हम टोटलिंग कर ले तो हम पाएंगे कि 120 लाख करोड़ हो गए। तो किसी भी देश की तीनों सेक्टरों के मूल्य का, अंतिम मूल्य का योगफल ही उस देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद होता है। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि यहां 120 करोड़ रुपए, 120 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं। एक बार ठीक से वापस इसको हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी चीज है नहीं है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है। स्वाभाविक सी बात है, कुल, यहाँ पर यह किताब वाला मैंने सीधा सीधा लिखा है, बाकी इसको चेंज किया जा सकता था। तीनों क्षेत्रकों के उत्पाद के कुल योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जा सकता है। तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र ने कितना किया, द्वितीयक क्षेत्र ने कितना किया, तृतीयक क्षेत्र ने कितना किया, इन तीनों की टोटलिंग को एक साल के अंदर जितनी टोटलिंग आती है वो उस देश की क्या होती है, जीडीपी होती है। इतना कैसे आ गया, तो पेज ही नहीं दे। अब हम देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी को मापा कैसे जाता है। भाग क्यों रहा है भाई, क्या बात है तेरा, क्या क्लियर दिख रहा है, बताइए, देखिए एक बार मुझे। सकल घरेलू उत्पाद का मापन, जीडीपी का मापन कैसे किया जाता है? यह कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी मंत्रालय इसको देखते हैं कि जीडीपी के अंदर टोटलिंग कितनी हुई, क्या स्थितियां रही है। सभी सरकारी विभागों की सहायता से सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित कर लिए जाते हैं। आंकड़े सरकार से लिए जाते हैं, जैसे कि मैं कहूं कृषि मंत्रालय से लिए जाता है कि भाई आप बताइए कि आपकी कृषि के अंदर इस साल के अंदर कितना उत्पादन हुआ तथा उनका एमएसपी के हिसाब से मूल्य कितना रहा। इंडस्ट्री वाले डिपार्टमेंट से, अधिकारियों से पूछा जाता है कि आप मुझे यह बताइए कि भारत के अंदर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इस साल में कितना उत्पादन हुआ तथा उसका मूल्य कितना रहा, उसको भी डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर सरकारी ऑफिसरों से पूछा जाता है कि अरे इनको बताओ कि हमने सरकारी अधिकारियों को कितना पेमेंट दिया, वो कहते साहब इतना पेमेंट दिया। फिर वो सेवा सेक्टर के अंदर पता करते हैं कि इस बार ये देखो कि होटलों से कितना जीएसटी आया है,
वहां से पता चल जाएगा रिसोर्ट से कितना आया है। उन सभी को डाटा कलेक्ट करके ये तय कर लिया जाता है कि इस साल हमारे देश की जीडीपी इतनी रही है। आप कहोगे जीडीपी इतनी बढ़ी, वो कैसे तुलना की जाती है? पिछले वर्ष के हिसाब से देखा जाता है कि उस साल के अंदर इतनी जीडीपी थी, इस साल इतनी हो गई है। जैसे कि पिछली बार 100 अरब डॉलर ऐसा कुछ जीडीपी रही और इस बार 120 हो गई, तो हम देखते हैं 20% बढ़ी है। हालांकि इतनी नहीं बढ़ा करती है, थोड़ी बहुत बढ़ती है। तो सरकार और आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। अब हम देखते हैं क्षेत्रों का ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे हुआ, चेंजेस कैसे आए कि पहले के जमाने, आज से 50 से 60 साल पहले प्राथमिक क्षेत्र अपने आप में एक प्रमुख क्षेत्र था, मजबूत क्षेत्र था। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र मजबूत बना और वर्तमान में स्थिति यह है कि तृतीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र मजबूत है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र की स्थिति आर्थिक रूप से आंकड़ों के हिसाब से गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र रोजगार तो खूब देता है पर पैसे उसके पास, बेचारे के पास इतने नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, यह कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सभी सरकारी विभागों की सहायता से सूचना प्राप्त कर आंकड़े एकत्र करके जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा ही है क्या? अब हम चलते हैं इनके परिवर्तन के बारे में। कि इनमें परिवर्तन कैसे आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि पहले प्राथमिक क्षेत्र अच्छा था, फिर द्वितीयक क्षेत्र अच्छा आया और वर्तमान की स्थितियां कुछ और हैं। चलिए किताब में क्या लिखा हुआ था उस पर हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपके साथ बातचीत करते हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही महत्वपूर्ण रहा है। जब आज से अनुमान लगाइए 100-200 साल पहले हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र ही था। प्राथमिक क्षेत्र माने कृषि क्षेत्र, कृषि के उत्पाद ही हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। टैक्स का जरिया भी कृषि ही था। आज जो विकसित देश हैं उन देशों के लिए भी शुरुआत के टाइम, या फिर उन देशों की छोड़िए, जो भी आगे विकास करना चाहता है या विकास जो करेगा, उनके लिए भी प्राथमिक जो क्षेत्र है वही प्रारंभिक क्षेत्र या प्रारंभिक अवस्था के अंदर महत्वपूर्ण रहा है। कैसे, उसकी बात करते हैं। जैसे कृषि प्रणाली, पहले के समय कृषि जैसी थी वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आती, फिर धीरे धीरे इस कृषि क्षेत्र को समृद्ध किया गया, इसके अंदर टेक्नोलॉजी को निवेश किया गया, धन का निवेश किया गया। आप कहोगे सर धन का निवेश कृषि में कैसे करेंगे? तो किया जा सकता है, बांध बनाए जा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर दिया जा सकता है, सिंचाई के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को भी सुदृढ़ बनाया जा सकता है। फिर पहले हमने प्राथमिक क्षेत्र जो महत्वपूर्ण था उसको सुदृढ़ बनाया, फिर कृषि के साथ साथ व्यापार और अन्य कार्य में फिर चेंजेस क्या आए, कृषि की वजह से व्यापार बढ़ा। जैसे मान लीजिए कि हमने कृषि का उत्पादन अच्छी क्वालिटी का करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से जैसे कि हमने कपास बहुत अच्छा उगाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उगाना शुरू कर दिया, तो वो मार्केट तक तो जाएगा, फैक्ट्रियों तक जाएगा। जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? भाई ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा कपड़ा बनेगा, ज्यादा कपड़ा बनाने के लिए ज्यादा फैक्ट्रियां लगाना पड़ेगी। और हमने ये देखा कि फैक्ट्रियां किस क्षेत्र के अंदर आती है? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आती है। तो हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र की वजह से ही द्वितीयक क्षेत्र बढ़ा है। जैसे खनन, हमने देखा था कि खनन एक प्राथमिक क्षेत्र है, और खनन जब ज्यादा होगा तो फैक्ट्रियों के अंदर कच्चा माल ज्यादा आ जाएगा, और हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों से उत्पादन भी ज्यादा होगा। जैसे हम देखते हैं कि जो फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जितना ज्यादा विकास प्राथमिक क्षेत्र का होगा उसकी वजह से द्वितीयक क्षेत्र होगा, और द्वितीयक क्षेत्र तथा प्राथमिक क्षेत्र की सहायता हेतु अनेकानेक गतिविधियां बढ़ेगी, और इन गतिविधियों को ही हम किस नाम से जानते हैं? तृतीयक क्षेत्र के नाम से या सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हमने यहां पर क्या लिखा उसकी बात हम करते हैं। कैसे परिवर्तन आया? विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही महत्वपूर्ण रहा है। लोग निम्न कार्य करते हैं, जैसे कृषि प्रणाली संबंध। जब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि करते थे, उस कृषि को समृद्ध कर दिया। यहाँ पर मैं और ले लूं कि हम खनन किया करते थे प्राथमिक क्षेत्र में, उस खनन की वजह से क्या, जब खनन ज्यादा होगा, ज्यादा होने से फैक्ट्रियां भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर क्या पहुंचेगा? कच्चा माल ज्यादा पहुंचेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे
लौह इस्पात की फैक्ट्री लगानी है तो लौह इस्पात की फैक्ट्री के लिए कच्चा माल तो चाहिए, कोयला चाहिए, पानी चाहिए, लौह अयस्क चाहिए। कहाँ से मिलेगा ये सब? कोयला और लौह अयस्क तो मुझे खनन से मिलेगा। जब खनन ज्यादा होगा तो फैक्ट्रियां ज्यादा लगेगी, जब ज्यादा लगेगी तो उत्पादन ज्यादा होगा। और हम जानते हैं कि खनन प्राथमिक क्षेत्र है और फैक्ट्रियां द्वितीयक क्षेत्र है। तो जब पहले बार में प्राथमिक क्षेत्र बढ़ा तभी तो द्वितीयक क्षेत्र बढ़ा, अन्यथा तो नहीं बढ़ पाया। इसीलिए हम देखते हैं कि यदि आपको द्वितीय क्षेत्र बढ़ाना है तो प्राथमिक क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण प्राथमिकता के साथ ऊपर बढ़ाते रहिए, जिससे द्वितीय क्षेत्र भी अपने आप ऊपर बढ़ता रहेगा। फिर कृषि के साथ साथ व्यापार और अन्य कार्य, परिवहन, प्रशासन व सैनिक कार्य में संलग्न हो गए। धीरे धीरे लोग भी, जब कृषि का व्यापार ज्यादा बढ़ा तो हम लोगों ने, या प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा बढ़ा तो परिवहन के अंदर, जैसे खनन बढ़ा तो खनन को इधर उधर ले जाने के लिए ट्रकों और ट्रेनों का उपयोग हम लोगों द्वारा किया गया। तो कुछ लोग उधर बढ़ने लगे, कुछ लोग उसको मैनेज करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी बन गए, बाकी बचे लोग उनकी सिक्योरिटी के लिए सैनिक बन गए, जैसे किसी देश के लिए, हमारे लिए। अब बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से 100 साल बाद के अंदर वो क्या क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से महत्वपूर्ण हो गया द्वितीय क्षेत्र। तो सबसे पहले कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था। और उसके 100 साल बाद में महत्वपूर्ण कौन हो गया? द्वितीय क्षेत्र उसमें महत्वपूर्ण हो गया। किस तरीके से, उसकी हम बात करते हैं। जब कृषि क्षेत्र समाप्त हुआ आज से लगभग 101 साल पहले, 100 तो क्या, मैं 150-200 साल भी कह सकता हूं कि 18वीं सदी के आसपास में इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक युग आ गया था। तो विनिर्माण की नवीन प्रणाली आई और निर्माण की नवीन प्रणाली ने द्वितीय क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा दिया था। नई नई फैक्ट्रियां जब लगने लगी तो नया नया माल बनने लग गया था, वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि द्वितीय क्षेत्र आगे बढ़ा। जैसे कारखानों का अस्तित्व आया, कारखाने बनने शुरू हुए, फैक्ट्रियां बनने लग गई। जब फैक्ट्रियां बनने लगी तो प्राथमिक क्षेत्र से, जैसे पहले लोग हथकरघे से सूती कपड़ा बनाया करते थे, जब फैक्ट्रियां बन गई तो फैक्ट्रियों के अंदर कपड़ा सस्ता बनने लग गया। जब फैक्ट्रियों में कपड़ा सस्ता बनने लग गया तो लोग महंगा क्यों खरीदेंगे, सस्ता खरीदेंगे ना। तो अब जो प्राथमिक क्षेत्र की वजह में जो कपड़ा बना करता था वह, उस कपड़े का उत्पादन रुक गया, क्योंकि एक तो वो महंगा था, फैक्ट्रियों वाला कपड़ा सस्ता था, इसीलिए लोगों ने सस्ते कपड़े को ज्यादा खरीदना शुरू किया। जब लोग किसी भी क्षेत्र की माल को ज्यादा खरीदेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसका उत्पादन भी पीछे ज्यादा होगा, तभी तो मार्केट में ज्यादा वस्तु आएगी। जब ज्यादा वस्तु आएगी, पीछे उत्पादन ज्यादा होगा तो उसमें पैसा का निवेश भी ज्यादा होगा। जब उसमें पैसे का निवेश भी ज्यादा होगा तो हम ये देखते हैं कि वह क्षेत्र अपने आप में क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही काम किस में हुआ? द्वितीय क्षेत्र के अंदर हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। विनिर्माण की नवीन प्रणाली, द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो कारखानों का अस्तित्व किस, स्वाभाविक सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र के बाद आज से लगभग 201 साल पहले कारखाने अस्तित्व में आए और कारखानों की वजह से कपड़े बनने लगे। जब कारखानों में कपड़े बनने लगे तो लोगों ने सूती कपड़े का या फिर घरों में बनने वाले महंगे कपड़ों को नकार दिया, उसके स्थान पर सस्ते कपड़े खरीदने लगे। जब सस्ते कपड़े खरीदने लगे तो बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई, और बहुत सारी जब फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई तब जाकर के ये क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर पैसे क्या लग गए, सबसे ज्यादा लग गए थे। कृषि क्षेत्र के लोग अब कारखानों में संलग्न सस्ते उत्पादन के कारण द्वितीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ा दिया या महत्व बढ़ा दिया, जैसा कि मैंने बताया। छोड़ो, ये समझ में आना चाहिए। अब द्वितीय क्षेत्र के ठीक 100 साल बाद के अंदर वो किस क्या स्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से तृतीय क्षेत्र भी अपने आप में क्या हो गया, उसमें भी बदलाव आ गया, वह भी महत्वपूर्ण हो गया। जैसे यहां पर अब ठीक से बात करें तो उत्पादन से भी ज्यादा जो सेवा क्षेत्र है वह बढ़ गया था। जैसे होटल, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके लिए सेवा उपलब्ध करवाते हैं। वह क्षेत्र बहुत स्पीड से बढ़ गया और इसका मूल्य भी ज्यादा लगा, क्योंकि तृतीय क्षेत्र के अंदर लगे हुए सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा शिक्षित है, और यह शिक्षित वर्ग होने के साथ साथ अपनी भूमिका में भी महत्वपूर्ण। यदि तृतीय क्षेत्र अपना काम बंद कर दे तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का काम अपने आप रुक जाएगा। ट्रक वाला यदि ट्रक का ट्रांसपोर्ट बंद कर दे तो क्या फैक्ट्रियां चलेगी क्या?
जब फैक्ट्रियां नहीं चलेगी तो किसान या जो कच्चा माल है वो जहां से उत्पादन होता है वहीं पर पड़ा रहेगा। जब वो वहीं पर पड़ा रहेगा तो उसका उत्पादन भी आगे और कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसका मतलब हम देखते हैं कि तृतीयक क्षेत्र भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है जब वह सेवा उपलब्ध करवाता है। तो कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं। क्या लिखा है? ये नियोजित लिखा है भैया ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नियोजित लिखा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। भारत में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की क्या क्या स्थितियां हैं उस पर बात हम करते हैं। क्या स्थिति हो गई भाई इसको? देख रहा है? टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और किताब बच गया रे, खूब सारा बचा गया। चलिए जितना भी है अपन देख लेंगे अपने हिसाब से। मैं एक बार इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करता हूं डबल के अंदर कि किस तरह से भारत के अंदर सेक्टर में चेंजेस आने शुरू हुए। भारत के अंदर यदि हम पुराने आंकड़े के आधार पर यह देखें तो पहले हो आज से 1973 से लगा करके 1974 तक भारत के अंदर तीनों सेक्टर बराबर हो थे लगभग। सबसे ऊपर यदि हम बात करें तो तृतीयक क्षेत्र आ जाता था, जिसका भी रेंजेस लगभग ठीक ही थी, और सबसे अच्छा जो था, सबसे अधिक जो था वो द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र और बाद में सेकंड क्षेत्र। इस तरह की स्थितियां 1973-74 के आसपास में थी हमारी, यानी तीनों सेक्टरों के अंदर जो पैसे थे वो लगभग बराबर ही थे। परंतु सन 2013 और 14 के अंदर की स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा जो है वो सेवा क्षेत्र आ जाता है। सेवा क्षेत्र या फिर मैं इसे तृतीयक क्षेत्र भी कहूं, उसके बाद छोटा आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र या फिर मैं औद्योगिक क्षेत्र भी कहूं तो भी, और सबसे कम आ जाता है कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। इस तरह की स्थिति है। तो वो क्या बदलाव थे, किस कारण से वह चीज जो 1973 और 74 के अंदर तीनों की रेंज लगभग बराबर थी, तीनों क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों बराबर काम कर रहे थे, तीनों में पैसे बराबर इन्वेस्ट थे। परंतु 2013 और 14 के अंदर स्थिति यह रही कि सबसे ज्यादा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र का है, तथा सबसे कम यदि बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का है। ऐसी कारण से भारत की स्थितियां और ज्यादा आंकड़ों में उलझी स्थिति आ रही है, उसको भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सन 1973-74 और 2013-14 के बीच सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के अंदर देखी गई। जैसा कि हमने देखा कि 1974 के अंदर तो लगभग 50,000 करोड़ के आसपास ही थी।
सॉरी 5 लाख करोड़ के आसपास थी, परंतु अब हमारी स्थिति 5 अरब के आसपास पहुंच गई है, 5 अरब करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इसके पीछे का कारण क्या है कि द्वितीयक क्षेत्र इतना बढ़ गया, सेवा क्षेत्र इतना बढ़ गया है। महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि यह क्षेत्र लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। कौन सा? द्वितीयक क्षेत्र जो है, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वह लोगों को महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जैसे अस्पताल हो गया, अस्पताल के अंदर डॉक्टर साहब भी बैठते हैं, अन्य आपके लिए सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। शैक्षिक क्षेत्र हो गया, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए। डाक और तार सेवाएं भी आपके लिए हो जाती हैं। थाना, कचहरी, ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन होता है वो, बैंक, बीमा कंपनी, रक्षा क्षेत्र, परिवहन, संचार, टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं सारी चीजें आप तक सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। और इन सेवाओं का दायरा वर्तमान में यानी 2013-14 में बहुत ज्यादा बढ़ गए। जैसे पहले यदि आप किसी शहर के अंदर 2 एक हॉस्पिटल देखते होंगे, तो आज 2013-14 के अंदर वहां भरमार पड़ी हॉस्पिटलों की। 1973-74 के आसपास आपको शैक्षणिक इंस्टीट्यूट, कॉलेज और स्कूल बहुत लिमिटेड देखने को मिलते थे। आजकल खूब सारी कॉलेज और स्कूल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले बहुत कम हुआ करते थे, आज खूब सारे हैं। पहले यदि कहीं स्थान गांव से 1 बस जाती थी, तो वहां से आज 10 बसें जाती है। इसका मतलब सेवा क्षेत्र बढ़ा है। जब सेवाओं का दायरा बढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है, सेवा क्षेत्र के अंदर लगने वाले पैसे भी तो बढ़ेंगे, धन भी तो बढ़ेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सेवा क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया है। इसके पीछे का कारण है कि वर्तमान के अंदर जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं उनका दायरा भी बढ़ा है, इसलिए सेवा क्षेत्र अपने आप में बढ़ गया है। चलिए यहाँ क्या बात है हम देखते हैं। दो 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन हो गया। सबसे ज्यादा पहले उत्पादन कौन करता था? 1973-74 के अंदर सबसे ज्यादा पैसा होता था, वह होता था प्राथमिक क्षेत्र का। परंतु 2013-14 के अंदर प्राथमिक क्षेत्र के स्थान पर कौन आ गया? तृतीयक क्षेत्र आ गया, सेवा क्षेत्र आ गया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है उसने इसको बदल दिया, इसको वहां से हटा करके खुद बैठ गया। कौन? द्वितीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो था उसने प्राथमिक क्षेत्र को हटा दिया कि भाई तू अब तेरे घर जा, अब इस तेरे स्थान पर हम बैठेंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। यह क्षेत्र लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र जो लोगों को बुनियादी किस प्रकार की सेवाएं, जैसे अस्पताल हो गया, शैक्षणिक संस्थाएं हो गई, डाक हो गया, तार सेवा हो गई, थाना, कचहरी। थाना भी तो आप तरह को एक तरह की सेवा ही उपलब्ध करवाए। 2 लोग बीच में पंगा कर जाए तो उधर पुलिस वाले ही आते हैं बेचारे, है ना। कचहरी के अंदर भी आप खूब सारे जाते हैं, कोई विवाद हो गया, जमीनी विवाद हो गया, आपको स्टाम्प लेने जाना पड़ गया। इस तरह की अनेक गतिविधियां कचहरी में भी होती है, वो भी आपको सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। ग्रामीण प्राथमिक कार्यालय हो गए, नगर निगम, नगर परिषद, ये सारे जितने भी स्थानीय स्वशासन है वो सारे। रक्षा क्षेत्र के अंदर आपके लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स काम करती है। वहां पर जितना पैसा भी खर्च होता है वो भी तो आपके लिए सेवा के अंदर ही आता है। बैंक आपकी सेवा में है, बीमा कंपनीज आपकी सेवा में है। यानी कि वर्तमान में सेवा क्षेत्र का, सेवाओं का दायरा बढ़ गया, इसलिए सेवा क्षेत्र के अंदर पैसे भी बढ़ गए। और सेवा क्षेत्र के पास पैसे ज्यादा आए तो उसने अपने प्राथमिक क्षेत्र वाले अपने मित्र को कहा कि भाई तू अब यहाँ से हट, तृतीयक क्षेत्र मैं हूं और मेरे पास खूब सारे पैसे हैं, इसीलिए प्लीज तेरे को मैं प्रतिस्थापित करके अपने आप को स्थापित करूंगा। आजकल ये चलिए आगे और क्या बात है उस पर हम बात करते हैं। यह क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए परिवहन, व्यापार, भंडार और सेवाएं भी प्रदान करता है। यह क्षेत्र जो है, प्रत्येक क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, वह क्षेत्र और क्या क्या काम करता है? सेवा उपलब्ध करवाने के साथ वह देश के अंदर परिवहन का भी काम करता है, व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है,
भंडारण जितना भी हो रहा है बड़ी बड़ी मंडियों के अंदर, ये भी तो एक तरह की सेवा ही उपलब्ध करवाते हैं। पहले से ज्यादा वर्तमान में मंडियां भी बड़ी हैं, व्यापार भी पहले से ज्यादा बड़ा है, सेवाएं प्रदान कराते हैं इन सब क्षेत्रों के अंदर। इसीलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा सेक्टर? तृतीयक क्षेत्र। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए तृतीयक क्षेत्र की महत्वपूर्णता क्यों बढ़ी है, तो इसके पीछे का कारण बता दोगे। इतनी सारी चीजें हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं और चार क्या बात है। यह क्षेत्र लोगों की आय स्तर बढ़ाने में सहायक है, लोगों को पैसे बढ़ाने में सहायता है। जैसे देख लीजिए, मैं आपको सर्विस उपलब्ध करवाता हूं, आपको सेवा उपलब्ध करवा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो आर्थिक लाभ होगा, तभी तो मैं आप तक पहुंच रहा हूं। आपको सेवा दे रहा हूं तो आप मुझे आर्थिक लाभ दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि लोगों की आय बढ़ती है, काम करोगे तो स्वाभाविक सी बात बढ़ती है। कई अन्य प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि होटल हो गई, टूरिस्ट जीते, जैसे कोई गाइड आ गया, कोई टूरिस्ट के लिए ट्रेवलिंग एजेंट हो गया, आपके लिए हर तरह की सर्विस उपलब्ध करवाने हो गया, शॉपिंग मॉल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आप कहोगे सर बहुत फास्ट हो रहा है चैप्टर, तो भाई इस चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा था भी नहीं, मैं क्या करवाता आपको। अब हम बात करते हैं, यह क्षेत्र सूचना एवं संचार के प्रौद्योगिकी पर आधारित है, नवीन सेवाएं प्रदान करके अपनी महत्वता स्थापित करता है। तृतीय क्षेत्र और क्या करता है? पहला काम तो हमने देखा ऊपर, दूसरी बात ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध करवाता है, जैसा कि हमने पहले बात की इस बारे में। तो इसकी वजह से भी इसकी महत्वता बढ़ जाती है। अब इसमें भी दो प्रकार के लोग लगे हुए हैं सेवा क्षेत्र के अंदर भी। कौन कौन से? एक वो कुशल लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, जो अच्छी क्वालिटी का काम करना जानते हैं, जिनकी संख्या कम है। एक वो लोग लगे हुए हैं जिनकी संख्या अधिक है पर उनके पास अच्छी स्किल नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। उनकी बात हम यहाँ पर करते हैं। कौन कौन? देखिए, एक तो कुशल लोग हैं जिनकी संख्या कैसी है? सीमित। दूसरे इस सेवा क्षेत्र के अंदर वो लोग लगे हुए हैं जिनकी संख्या तो ज्यादा है पर वो अकुशल है। भाई देखो, सर्दियों का दिन चल रहा है, भयंकर जुकाम हो रखा है, फिर भी प्रयास करता हूं कि आपकी क्लास जब भी समय मिले, आपकी क्लास आपको टाइम पे मिलती रहे। कुशल एवं शिक्षित श्रमिक है, स्किल्ड भी है, शिक्षित भी है। जैसे कि कौन कौन इसमें कौन कौन? जैसे शिक्षक आ गया, डॉक्टर साहब आ गए, वकील साहब आ गए, और इसमें क्या लोगे आप? यही। और इनकी संख्या भी कम है, जैसे डॉक्टर साहब का यहाँ पर एग्जाम्पल है। अकुशल श्रमिक ज्यादा संख्या में आते हैं, जैसे कि दुकानदार हो गई, ड्राइवर हो गई, रेस्तरों के अंदर, होटल्स के अंदर काम करने वाले लोग हुए। कहीं ना कहीं उनके पास स्किल कम होती है और इस वजह से उनकी संख्या भी ज्यादा है। जबकि डॉक्टर साहब की, वकील साहब की, मार साहब की, इनकी सभी की संख्याएं क्या होती है? कम होती है। तो सेवा क्षेत्र के अंदर भी हमने देखा दो तरह के लोग लगे होते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा हम वापस करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र रोजगार अधिक देता है परंतु आय कम उत्पादित होता है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, प्राथमिक क्षेत्र माने कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, मत्स्य पालन वाला। इसके अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या तो ज्यादा है परंतु इसके अंदर से धन का उत्पादन उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा स्किल्ड लोग नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस अवधि में प्रौद्योगिकी उत्पादन में
3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई। किस अवधि में? 1974 से लगा करके 2013 तक की अवधि के अंदर टेक्नोलॉजी। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार अधिक है, परंतु आय क्या है? उत्पादन कम होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर खूब सारे पैसे तो कम है, पर आदमी खूब सारे काम कर रहे हैं। इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन माने फैक्ट्रियों से जो उत्पादन होता है, कौन सी अवधि से? 1974 से लगा करके 2013 तक की इस अवधि में, इन सालों के अंदर पहले कोई वस्तु एक उत्पादन होती थी तो वर्तमान में वह 3 उत्पादन होती है, यह कहना चाहता है। परंतु रोजगार में 3 गुना वृद्धि नहीं हुई। मान लीजिए पहले किसी फैक्ट्री के अंदर एक वस्तु का उत्पादन होता था, अब 3 हो रहा है। पहले उस स्थान पर एक व्यक्ति काम करता था, पर अब 3 व्यक्ति काम नहीं करके हो सकता है 2 व्यक्ति ही काम करे। तो कहने का अर्थ यह है कि पहले 1974 में जहां पर उत्पादन का वर्तमान तक 3 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 3 गुना वृद्धि नहीं हुई है। अब भी काम करने वाले लोगों की संख्या किस क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर कम है। और इसी तरह सेवा क्षेत्र में भी तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है। पहले एक व्यक्ति नौकरी काम करता था, आजकल 14 व्यक्ति काम करते हैं, परंतु रोजगार में 5 गुना से कम वृद्धि हुई है। उत्पादन 14 गुना हुआ है, पर रोजगार पहले एक व्यक्ति काम करता था, अब 5 ही व्यक्ति काम करते हैं। जबकि सेवा में कितना गुना ज्यादा वृद्धि हुई है? 14 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। देश के 50% से ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर लगे हुए लोग हैं। जीडीपी में 25%, देश के 50% जो लोग हैं वो कृषि में काम करते हैं, जबकि देश की कुल जीडीपी में केवल 25% ही योगदान कृषि क्षेत्र का है, इससे ज्यादा नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की क्लास हम या आगे का विषय हम टॉपिक कल की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास को शेयर करिए करिए, और लाइक तो आप करते ही है, मैं क्या कहूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, और चैनल सब्सक्राइब है तभी तो आप तो पहुँच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।